हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर। कौन सी क्लास का? 12th क्लास का, इशूड बाय HBSC, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया है फॉर द सेशन 25-26 के लिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करा रही हूँ। कई बच्चों को तो पता ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि एवरी ईयर HBSC जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस पेपर इशू करता है, और ये प्रैक्टिस पेपर आपको फाइनल और प्री बोर्ड एग्जाम्स सभी की प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प करता है। तो इस सैंपल पेपर को, इस प्रैक्टिस पेपर को आप देखें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आने में टाइम लग रहा है तो तब तक आप 24-25 का सैंपल पेपर भी मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से 2 इयर्स 3 इयर्स मैंने ये वीडियोज अपलोड की हैं, जिनमें आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन प्लस उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, जिनसे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। क्लियर है? तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो में हम सेक्शन सी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है, तो कुल मिलाकर हम 8 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहला है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ मैंने पहले ही बता दिया था कि ऊपर हिंदी में है, तो यहाँ हम देखेंगे ये अपनी स्टेटमेंट इंग्लिश में है। और क्या कहती है स्टेटमेंट कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट। सेम क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में आ रहा था, लेकिन वहां मैक्सिमाइज नहीं हो रहा था। अब हम देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 26। तो जेड को तो अपना अलग से, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको तो अलग से लिखकर कोई नेम आप दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। अब आप कंस्ट्रेंट्स को उठा लीजिए बारी बारी से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। पूरी इक्वेशन लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप सीधा ही ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। चलो, अब तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, सीधा आप सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर सकते हो। लेस देन इक्वल टू 10 और x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप यहाँ रीजन 1 लिख दो, R1 लिख दो। ठीक है, रीजन 1 लिखो, चाहे आप यहाँ R1 लिखो। रीजन का मतलब आपको पता है एरिया। अब पहला एरिया निकालने के लिए हम पहली इनइक्वालिटी उठाएंगे। 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। इसे आप नाम दे दो नंबर 2, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन अब आपने निकाल देनी है। अभी 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आया था, वहां भी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी ऐसी कोई इनइक्वालिटी आपको दे रखी है तो उससे रिलेटेड आपने इक्वेशन बनानी है। उस इक्वेशन के लिए एक छोटी सी टेबल बनानी है, जिसमें बस एक बार x को 0 और एक बार y को 0 रख दो। जब आप x को 0 रखोगे तो 5y इज इक्वल टू 15 आएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, और जब आप y को 0 रखोगे तो 3x इज इक्वल टू 15 आएगा, तो x की वैल्यू 15/3 यानी कि 5 आ जाएगी। ओनली 2 वैल्यूज आर इनफ। अब आप साथ के साथ, मेरे पास साइड में जगह नहीं है क्योंकि साइड में यहाँ पर मैंने अपना ये पेपर ओपन किया हुआ है। अगर पूरा आपके पास पेपर होता है, पूरी शीट होती है, तो आप साइड में लेफ्ट में या राइट में कहीं भी ग्राफ बना सकते हो। मैं ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ बीच में आपके लिए बनाऊंगी, तो साथ साथ आप ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो जाता है बच्चे आपका वाई एक्सिस। और इक्वल डिस्टेंसेज पर आपको रफ डायग्राम बनाना है, लेकिन रफ का मतलब इतना गंदा भी नहीं है कि एग्जामिनर को वो चीज समझ में ही ना आए। क्लियर है? और इक्वल डिस्टेंसेज पर जितना होंगे पॉइंट्स, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो 0 3 और 5 0 को प्लॉट कर दीजिए। x0 y3 x5 y0। यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये जो लाइन होगी ये डॉटेड नहीं होगी, ये एक कंप्लीट लाइन होगी जिसे आप L1 नाम दे दोगे। अब ये जो L1 लाइन है, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जहां पर हर पॉइंट हमें
इक्वल टू 15 आंसर देगा। यहाँ कोई पॉइंट एक्स वाई की ये वैल्यू, एक्स वाई की ये वाली वैल्यू, ये वाली सब वैल्यूज हमें 15 आंसर देंगी, लेकिन हमें वो वैल्यू चाहिए जो 15 से लेस आंसर देंगी। ठीक है, हम आ जाते हैं इन इक्वालिटी नंबर 2 पर, इन इक्वालिटी नंबर 2 पर। तो अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए L1 पर सभी पॉइंट्स 15 के इक्वल आंसर देंगे, एक पार्ट ऊपर बनता है एक नीचे। वैसे तो हम लिखते हैं कि L1 डिवाइड्स द प्लेन इन 2 पार्ट्स, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, या तो हमारा आंसर सारे ऊपर हैं या सारे आंसर नीचे हैं। इस चीज को चेक करने के लिए हम इनइक्वालिटी में डायरेक्ट 0 0 पुट करेंगे। तो 0 0 पुट करके यहाँ देख लो भाई, पुट अब ये डायरेक्ट लिखो, मतलब ज्यादा थोड़ा मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ा सा लिमिटेड ही करें इस चीज को, ठीक है ना, ज्यादा लंबा करोगे तो दिक्कत। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 2, जिसको मैंने मार्क किया है। तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, ये आ गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 15 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है भाई, 15 से छोटा होता है 0, 15 से छोटा होता है 0, तो इसका मतलब जो हमने ये 0 0 पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में रखा तो ये सेटिस्फाई हो गई। 0 0 जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 0 के नेबरहुड का हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन 0 0 की तरफ यानी कि डाउनवर्ड हो जाएगा। अपर और लोअर पार्ट होते हैं ना, तो अब आप यहाँ लिख दो सो फीजिबल रीजन, क्या लिखोगे, सो सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी नंबर 2 इज लाइंग बिलो L1। ठीक है, L1 के नीचे, यानी कि ये डाउनवर्डेड, ऐसे डाउनवर्डेड करके हल्का सा छोड़ दो। अब आ जाओ भाई दूसरी इनइक्वालिटी पर, ये है 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। अब इसको थोड़ा और भी हम शॉर्ट में करने की कोशिश करते, क्योंकि 3 नंबर में बहुत बड़ा हो जाता है। रीजन नंबर 2 यानी R2 क्या है, ये 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, इसे आप नाम देंगे इन इक्वेशन नंबर 3, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो बन जाएगी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x और y को वैल्यू दे दो, x को 0 रखो तो y 5 आएगा, y को नहीं, x को 0 रखो तो y 5 आएगा, ठीक है, और y को 0 रखोगे तो x 2 आएगा। समझ गए ना, y को 0 रखोगे तो 5 दूनी 10 आएगा। अब x 0 y 5 इस वाले पॉइंट को यहाँ प्लॉट करना है, और x 2 और y 0, ठीक है ना। तो इसको भी इसको मैं कर देती हूँ इस ब्लू कलर से, x 0 y 5 और भाई x 2 और y 0, ये भी अपनी कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि यहाँ पे भी इनइक्वालिटी के साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी है। इस लाइन का नाम आप रख दोगे L2, और अब इसके अंदर भी 0 0 पुट कर दो, हाँ, इसके अंदर भी 0 0 पुट कर दो। अब इसमें डायरेक्ट ना 0 0 पुट कर दो थर्ड के अंदर, पुट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y इन इनइक्वालिटी नंबर थर्ड। अब ये जो थर्ड इनइक्वालिटी है इसमें 0 0 पुट करो तो वो भी लेस देन इक्वल टू 10 आ रही है, साफ दिखाई दे रहा है। 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 विच इज अगेन ट्रू, यानी कि जो ये 0 0 वैल्यू है ये इस लाइन, ये लाइन भी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन भी डाउनवर्डेड आएगा। एक बार पहले मैं यहाँ समझा दूं फिर नीचे लिखूंगी, इसका सॉल्यूशन भी इसके नीचे की तरफ वाले पॉइंट्स है, क्लियर है। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि x और y दोनों पॉजिटिव है, यानी कि हमारा सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अब सुनो, येलो लाइन के नीचे के सारे पॉइंट्स और इस ब्लू लाइन के नीचे के सारे पॉइंट्स, तो वो केवल ये रीजन हमारा आएगा, जिसे अब मैं यहाँ कलर कर देती हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, और कहीं नहीं जाना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर तो हमने जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यही चीज, हम लिख देंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ थर्ड इज बिलो L2, हो गया, विच इज शेडेड वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और थर्ड रीजन पे आ जाओ,
x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। हो गया, तीनों रीजन हो गए, तीन इनइक्वालिटीज थी, एक थी, दो थी और ये तीन थी। इसको इकट्ठा डील करते हैं एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को। तो जो कॉमन रीजन आएगा, हेंस द फीजिबल रीजन, हेंस द फीजिबल रीजन इज क्वाड्रिलेटरल, है ना, दिख गया, अभी मैंने शेड किया है, ओ ए बी सी which is shaded in diagram, which is shaded in diagram। इसको नाम दे दो, ओ ये वाला पॉइंट है, ए ये वाला पॉइंट है, बी ये वाला पॉइंट है और सी ये वाला पॉइंट है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओ ए बी और सी। अब हमें ओ पता है 0 0 है, अब हमें ए पता है 2 0 है, हमें सी पता है 0 3 है, लेकिन हमें बी नहीं पता। तो बी L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अभी ये एक सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर हमारा फिजिबल रीजन क्लोज्ड हो तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम मिनिमा लाई करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का तो 3 पॉइंट हमें पता है, चौथा हमने निकालना है। तो बी के लिए हम इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। 4 पॉइंट बी, ध्यान देना है, ये ले लो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 और ये ले लो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब आप इन्हें सॉल्व कर लो। तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी। मैं क्या करती हूँ कि इस इनइक्वालिटी को 2 से और इस इनइक्वालिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो गया 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 30 और इसको 5 से करेंगे तो 25x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 25 में से 6 गए, 19x बराबर है माइनस 20, दोनों माइनस कट गए, x की वैल्यू 20/19 आ गई। अब x की वैल्यू को इसमें रखने की बजाय, हाँ, इसमें x की वैल्यू रखने की बजाय आप क्या करो, वैल्यू को रखोगे, फ्रैक्शन में जाओगे, उसकी बजाय इस पहली इक्वेशन को तो 5 से गुणा कर दो और दूसरी को 3 से गुणा कर दो। क्लियर हो रहा है? तो पहली को 5 से करोगे तो 15x, फिर 5 5 जा 25y और 15 5 जा 75 और इसको 3 से कर दो तो 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30 आ गया। माइनस 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 ये कट गया, 19y बराबर है 45, तो y की वैल्यू आ गई 45/19। तो ये b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 20/19 और 45/19। अब हमने इस z को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ तो आप कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो, o 0 0, a 2 0, b 20/19 और 45/19 और बच्चे सी था x0 y3। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया कॉर्नर पॉइंट, यही से ये देख लो यहाँ पर ओ ए बी और सी, ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनको अब जेड में पुट कर दो तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिख लीजिए z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। सोल्व करते जब 0 0 रखोगे तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना, 0 प्लस 0 यानी 0 आ जाएगी। 2 0 रखोगे, इसमें रख रही हूँ मैं, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, 5 दूनी 10 आएगा। जब इसको रखोगे तो 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, इसको सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ अलग से इसको सोल्व कर देती हूँ। ये हो गया 20 5 100, 45 दिए 135 बटे 19, 5 3 235 बटे 19। पूरा तो ये नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा तो 235/19 और सी पे वैल्यू कितनी आ रही है, सी को यहाँ रखो तो 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, तो ये आ गया 9। अब 235 को 19 से भाग करोगे तो 19 एक 19, 13 में से 9 गए 4, 19 दूनी 38.19, ये 57 लगभग इतना आएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज
235/19 और वो किस पॉइंट पर है, वो हमारा बी पॉइंट पर है। आप देखना हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाओगे, ज्यादातर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो जहां दोनों कर्व कट करते हैं ना, काफी मतलब मोस्टली इसी पर लाई करती है। तो क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है बट लंबा है, तो थोड़ा बहुत और आप इसमें से पॉइंट्स स्किप कर सकते हो। 3 नंबर में थोड़ा बहुत और 2-4 लाइनें स्किप करके डायरेक्ट पॉइंट निकाल के आप इन्हें कर सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये है 27, ये पूरा हिंदी वर्जन है, तो हम इंग्लिश पे चलते हैं। लेट L be the set of all lines in XY plane। ये कह रहा है कि L एक सेट ऑफ all lines है, कहाँ, XY प्लेन में। XY प्लेन है, उसके अंदर जितनी लाइनें बन, मान लो ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, ये XY प्लेन है, तो इसमें जितनी भी लाइनें बन सकती हैं, आड़ी तिरछी सीधी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और स्लैंट, उन सब का कलेक्शन L है, यानी L में बहुत सारी लाइनें हैं। And R be the relation in L defined by R is equal to L1 L2, L1 is parallel to L2। अब R एक रिलेशन है जिसमें वो दो लाइन L1 और L2 हैं, अगर L1 L2 के पैरेलल है। भाई बात को समझना, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में 1 2 3 4 5 6 मतलब पता नहीं कितनी लाइंस हैं। अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है तो हम कहेंगे कि दे आर रिलेटेड, अदरवाइज वो रिलेटेड नहीं है, यानी पैरेलल लाइंस का रिलेशन है। पहला क्वेश्चन, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही सिंपल है कि शो करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बिल्कुल पहली चीज, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि किसी सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि L1 एक लाइन है जो सेट L को बिलोंग करती है, तो ऑब्वियसली एक लाइन अपने आप के तो पैरेलल होएगी ही, और जब एक लाइन अपने आप के पैरेलल है तो एक लाइन अपने आप से रिलेटेड भी है। फॉर ऑल L1 बिलोंगिंग टू L, तो जो रिलेशन R है वो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। बहुत ही सिंपल है ये तो प्रूव करना, प्रूव करने की भी जरूरत नहीं, बट मैं लिखना दिखा रही हूँ आपको कि कैसे लिखना है। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो आपने दिखाना है कि दूसरी भी पहले के पैरेलल है। यानी कि राम अगर लक्ष्मण का भाई है तो आपने दिखाना है कि लक्ष्मण भी राम का भाई। ये तो हमें पहले से पता है कि राम लक्ष्मण का भाई है, लेकिन बट वी हैव टू प्रूव दैट लक्ष्मण इज आल्सो ब्रदर, मतलब दोनों के बीच में उल्टा कर दे तो भी वही रिलेशन हो। तो हमने मान लिया लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L सच दैट L1 L2 R को पहले से बिलोंग कर रहे हैं। जो L1 L2 का पेयर है वो पहले से रिलेशन में है। जब L1 L2 का पेयर पहले से रिलेशन में है तो इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल है। जब L1 L2 के पैरेलल है तो मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ कि L2 L1 के पैरेलल है, कह सकती हूँ। जब L2 L1 के पैरेलल है तो L2 भी L1 से क्या हो गई, रिलेटेड हो गई। अब हम यहाँ पर एक पेयर लेके चले थे कि इसका L1 का L2 से रिलेशन था, और अब हमने उल्टा करके दिखा दिया कि L2 का L1 से रिलेशन है। तो ये और ये हर हर लाइन के लिए होगा। फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग टू L, तो हेंस R इज सिमेट्रिक एंड ऑन द सेम लाइन। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और अब हम बिल्कुल इसी तरीके से ट्रांजिटिव भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। ट्रांजिटिविटी ले लो चाहे आप ट्रांजिटिव ले लो। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि 3 एलिमेंट्स होते हैं, हमने मान लिया L1 L2 L3, तीनों के तीनों सेट L को इस तरह बिलोंग कर रहे हैं कि L1 L2 से रिलेटेड है और L2 L3 से रिलेटेड है। ठीक है, राम लक्ष्मण का भाई है और लक्ष्मण भरत का भाई है, तो क्या राम भरत का भाई होगा वो देखना है। अब यहाँ भाई का मतलब क्या है, L1 L2 से रिलेटेड है का मतलब L1 L2 के पैरेलल है, और L2 L3 से रिलेटेड है इसका मतलब क्या है, L2 L3 के। अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर समझ में ना आ रहा हो तो मेरे चैनल पर कंप्लीट सिलेबस मैंने करवा रखा है, ये मैं बीच में आपको बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आती है। कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है ऑन माय चैनल। तो
आप जाके डबल स्पीड करके 2x में करके देख सकते हो इन वीडियोस को और अपने कॉन्सेप्ट को वहां क्लियर कर सकते हो। काफी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अभी भी मैं यहाँ पर डिटेल में समझा रही, नहीं तो सैंपल पेपर के सॉल्यूशन में इतनी डिटेलिंग की आपको जरूरत नहीं होती है। देखो भाई, अब L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है और L2 भैया L3 के, तो ये दोनों भी तो पैरेलल हो गई अपने आप, हो गई ना। इसका मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि L1 L3 के पैरेलल हो गई, और जब L1 L3 के पैरेलल हो गई तो L1 L3 से रिलेटेड हो गई। इसका मतलब L1 L3 R को बिलोंग कर गए फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंगिंग टू L। कई बच्चे कहते हैं ये बार बार फॉर ऑल क्यों लिख रहे हो? भैया तुमने तो L सेट में से 3 ही तो लाइन उठा के उन्हें ट्रांजिटिव दिखाया है, बाकी जो इस तरह की और लाइनें बच गई उनको भी तो दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए ये फॉर ऑल लिखना बहुत जरूरी है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस बार सेकंड चैप्टर पे एलपीपी पे बड़ा जोर दिया हुआ है, उन्होंने 3 नंबर में क्वेश्चन डाला हुआ है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, आगे देखो। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर तुमने 11th में स्ट्रेट लाइन अच्छे से की है तो अब हमें बहुत ध्यान से देखना, नाउ हमें एक लाइन दे रखी है, अब हमें एक लाइन दे रखी है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और हमें उन सभी लाइनों का सेट निकालना है जो इसके साथ रिलेटेड हो। बस एक मोटी सी बात आपने समझनी है कि लाइनें आपस में रिलेटेड किस तरह हैं। अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है तो रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके रिलेशन में कौन सी लाइनें होंगी? जो इसके पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइंस की जो इक्वेशन होती है, देखो मेरी बात सुनना, लाइंस की जनरल इक्वेशन ये होती है किसी भी लाइन की, ठीक है। तो अगर एक लाइन की इक्वेशन है ए, ये आप 10th क्लास में कर चुके हो, है ए एक्स। पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि ये दोनों रेशो इक्वल होती हैं और ये रेशो इक्वल नहीं होती, ये इक्वल नहीं होती। याद है आपको? अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल होता है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता। यानी पैरेलल लाइंस का केवल कांस्टेंट पार्ट अलग होता है, बाकी सारे पार्ट्स सेम होते हैं। तो अब हमें इसके रिलेशन में इससे जितनी भी लाइंस रिलेटेड है वो निकालनी है। तो बस एक सिंपल सी बात है कि उनका सेट निकालना है। तो ऑल लाइंस रिलेटेड टू वन विल बी पैरेलल टू वन, विल बी पैरेलल टू वन। तो हेंस वो लाइंस क्या हो जाएंगी? सेट ऑफ सच लाइंस किस टाइप की हो जाएंगी? y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। इन दोनों में सिर्फ इस कांस्टेंट का फर्क है। ये पेयर, यहाँ वन नाम नहीं आ रहा, ये पेयर की सभी लाइंस इसके पैरेलल पाएंगी, और जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो आपस में क्या है? रिलेटेड है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। और अब इसमें आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है जिसे बी नाम दिया गया है। ये रहा यहाँ पर 27 का बी पार्ट। इंटरनल चॉइस है, या तो ये ऊपर वाला करना या ये नीचे वाला। देखो जरा, राइट द फंक्शन दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फंक्शन क्या है? टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना, सिंपलेस्ट का मतलब है इनवर्स हटाना है। मतलब ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इनवर्स नहीं हटाना, ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। अब इसमें मेरी बात सुनो, बाहर है टेंजेंट इनवर्स। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं टेंजेंट या कोटेंजेंट में बदल दूं तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ मुझे टेंजेंट लाना है। और एक और छोटी सी बात आपको बता दूं, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चंस में प्लस आ जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ हमेशा टेंजेंट या कोटेंजेंट ही पुट करना है आपने, क्योंकि जो साइन कोस की आइडेंटिटीज होती हैं वो माइनस में डील करती हैं,
ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है कि पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर, तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। अब इसे बदल लीजिए साइन कॉस में, ये बन गया 1 बाय कोस थीटा माइनस 1 बाय 1 और ये बन गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ऊपर एलसीएम ले लो, अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ऊपर एलसीएम ले लो तो ये बन गया 1 माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और ये बन गया बच्चे टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा। फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, क्या लगाओगे? 1 माइनस कोस थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2 और साइन थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। यहाँ पर आपने इन आइडेंटिटीज को लिखना है, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल है और साइन थीटा किसके? 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 कट गया और ये आ गया, ऊपर बच गया साइन थीटा बाय 2, नीचे बच गया बच्चे कॉस थीटा बाय 2। अब साइन बाय कोस क्या होता है हमारा? टेंजेंट थीटा बाय 2। अब एक टेंजेंट इनवर्स बाहर था और ये टेंजेंट अंदर था, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, केवल और केवल क्या बच जाएगा? थीटा बाय 2। अब ये थीटा कहाँ से लाएं? अब भाई फिर वापिस आ जाओ यहाँ पर, ये देखो ये रहा थीटा यहाँ पर, है ना। यहाँ से थीटा, थीटा को तो राइट में रहने दो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसको नाम दे दो 1। तो यहाँ अब आप लिख दो यूजिंग 1, यूजिंग 1। तो ये था थीटा बाय 2 को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय 2 इंटू थीटा, यानी कि 1 बाय 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये थी हमारी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 27 की। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28, मैट्रिक्स से है तो सिंपल है। ए बुक शॉप हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are rupees 80, 60 and 40 respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी देखो गड़बड़ है। वैसे मैं जनरली कहती हूँ कि हिंदी इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट हमें देखनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट है वो सही है कि इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः रुपये 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक है, जबकि यहाँ आना चाहिए था रुपीज 40 पर बुक रिस्पेक्टिवली। एक बुक का प्राइस दे रखा है लेकिन बुक्स दे रखी हैं इन्होंने डजन में, तो ये कितने की बुक्स पड़ेंगी सारी, कितने पैसे उसको मिलेंगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन हमने इसे मैट्रिक्स से करना है। अब एक बात आपने यहाँ ध्यान में रखनी है कि आंसर तो एक ही आना है, तो एक हम 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे और एक 1/3 का। अब 1/3 वाले मैट्रिक्स को आगे रखते हुए जब हम 3/1 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो 1/1 ऑर्डर का आएगा, यानी एक ही आंसर आएगा। अब ये आपको छूट है कि आप किसी भी एक मैट्रिक्स को 3/1 ऑर्डर कर लो और किसी एक को 1/3। इसका मैं आपको रफली आइडिया दे देती हूँ। 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं तो आप लिख लीजिए लेट ए आई जे, आप इसको ले लो 1/3 ऑर्डर, रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ बुक्स। क्लियर हो गया? तो ए का मतलब 1/3 बोला है, अब मैंने 1/3 बोला है तो एक ही लाइन में 10 डजन, 8 डजन और 10 डजन बुक्स हैं। नंबर ऑफ बुक्स किस किस चीज की बुक्स है ये हमें पता है, ये केमिस्ट्री की हैं, ये फिजिक्स की हैं और ये हमारी इकोनॉमिक्स की हैं। अब रेट तो पर बुक दे रखा है तो डजन को
पर बुक में बदलो तो एक डजन में 12 बुक्स होती है तो ये 10 इंटू 12, 8 इंटू 12 और फिर से 10 इंटू 12, 10, 8 और 10। तो ए हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा 120, 12 8 जा 96 और 120। ये मैट्रिक्स हो गया 1/3 ऑर्डर का, जो हमारी नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ले लेंगे लेट बी इज इक्वल टू Bij of 3/1 order represent the selling price of selling price per book of subjects लिख दो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली। ये हम क्यों लिख रहे हैं भैया, नंबर भी तो 3 का है ना क्वेश्चन। रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बुक्स यहाँ भी लिख देना, ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कर लेना ये थोड़ा सा। तो बी का जो बनेगा वो 3/1 ऑर्डर का बनेगा। 3/1 ऑर्डर का मतलब है 3 रो और 1 कॉलम। तो यहाँ आ जाएगा 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज। अब जो टोटल अमाउंट है वो हमने फाइंड करनी है इन सारी बुक्स को बेच के जो उस दुकानदार को, शॉपकीपर को मिलती हैं। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 120, 96, 120, 80, 60 और 40 मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हो जाएगा 120 इंटू 80, समझ गए ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे प्लस सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, प्लस 120 इंटू 40। तो 12 8 96, इनको करो 6 36, 3 6 54 और 3 57 5760 और 12 चौक 4800। इनको जोड़ दो, 0 6 8 7 15 और 6 21, 2 9 2 11, 11 4 15 और 5 20। ये आ जाएगा, जिसे आप इस साइन से बाहर निकाल कर 20,160 रुपीज की सेल हुई है उस शॉपकीपर की इन बुक्स को सेल करने के बाद। क्लियर है? तो ये आसान सा क्वेश्चन था। कम टू क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ भी आपको ए दिख रहा है और आगे बी दिख रहा है, तो ये बीच में आपकी इंटरनल चॉइस आ जाती है। कहीं आप सोचोगे दोनों पार्ट्स आपने करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वायर, देन शो दिस रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, y12 आगे आ गया, टेंजेंट इनवर्स x और टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन कर दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, हमेशा वही तरीका सबसे बेस्ट रहता है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको राइट साइड में पहले ही ले जाओ तो बहुत आसान हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो लेफ्ट साइड है वहां u इंटू वी से डिफरेंशिएट करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2, फिर y1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड वी आर डन। इसको इधर ले आओ। अब ध्यान देना, जब इसको लेफ्ट में लाओगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था, एक और आ गया का होल स्क्वायर y2, 2x पहले से था, इससे और मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए ना मैं क्या कर रही हूँ भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब सबसे मल्टीप्लाई करना, तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। और यही हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल है और इसको इसके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई
आप सोचो कि भैया नंबर तो नहीं कट जाएंगे, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, इसमें कुछ भी रोंग नहीं है। हमने यहाँ डिफ्रेंशिएशन की, इस 1 + x² को उठाकर लेफ्ट साइड में ले गए, फिर से डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड, सेकंड एज इट इज फर्स्ट, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड वी आर डन। अब इसकी इंटरनल चॉइस देखते हैं। जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको आसान लगता हो तो पहले आसान वाले को प्रेफर करना, ठीक है। इसका जो बी पार्ट है वो क्या दे रखा है उसको देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू दिस मच देन फाइंड dy बाई dx। y है हमारा log ऑफ 1 - x² बाय 1 + x², और डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग कर लो इसको। y इज इक्वल टू log ऑफ 1 - x² माइनस log ऑफ 1 + x²। क्या लगाया है मैंने यहाँ पर, समझ आया किसी को? मैंने लगाया, यही बता देती हूँ, log ऑफ m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये लगाकर मैंने सेपरेट कर दिया और अब मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। तो y का मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू, अब log x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x और उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1/1 माइनस x² और 1 - x² का डेरिवेटिव फिर से, और इसको करोगे तो 1/1 + x² और 1 + x² का डेरिवेटिव फिर से। इसका डेरिवेटिव 1 का तो हो जाएगा 0 और x² का हो जाएगा -2x बाई 1 - x², और इसमें भी आ जाएगा -2x बाय 1 + x²। भाई यहाँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करके माइनस आया और यहाँ माइनस पहले से था, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और x² का 2x। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस -2x को पहले कॉमन ले लो, फालतू के काम नहीं करने हैं, कोशिश करो आसान तरीके से करने की। -2x कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1/1 माइनस x² प्लस 1/1 + x²। दोनों माइनस तो बाहर आ गए, ब्रैकेट में एलसीएम ले दो। अब एलसीएम लोगे तो 1 - x² इंटू 1 + x²। अब समझ गए ना, इससे तो ये कट जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये हो गया 1 + x² प्लस 1 - x², ये दोनों कट गए। ऊपर बच गया 2 -2x ब्रैकेट में 2, डिनोमिनेटर में ध्यान दो, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये हो जाएगा 1² माइनस x² का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो -4x, भाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस x⁴। ये आ गई डिफरेंशिएशन। दिखने में थोड़ा टफ लग रहा था, कई कई बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे कि log की डिफरेंशिएशन होती है 1/, तो इसको उल्टा करोगे तो 1 + x² बाय 1, और इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे u/v से। ठीक वो भी है लेकिन वो लंबा बहुत पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि भैया तुम इसको लंबे मेथड से करो तो मैं तुम्हें 3 नंबर दूंगा। क्लियर है, समझ आ रही है बात? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में इंटीग्रेट करना है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। I लेट, तो I फॉर इनवर्स, लेट L फॉर लॉगरिथम को फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। याद है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन के अंडर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और dx। क्लियर है, तो ये हो गया log x और x की इंटीग्रेशन हो गई x² बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1/x, इसकी इंटीग्रेशन x² बाय 2 dx। आसान है ये तो, ये चीजें तो काफी आसान दे रही थी, शुरू के 2 ही क्वेश्चन लंबे थे। x से एक x कट गया, ये आ गया log x मल्टीप्लाइड बाय x² बाय 2, इस 2 को उठाकर बाहर कर दो, अंदर एक ही x बचता है, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था।
इसमें ज्यादातर ये किया करो कि इन चीजों को आगे ले आया करो। तो एक्स स्क्वेयर बाय 2 को आगे ले आओ, लोग एक्स को पीछे, माइनस 1/2 बाहर है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो एंड वी आर डन। एक्स स्क्वेयर बाय 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 4 प्लस सी, और ये हो गया। और अब जल्दी से देखेंगे इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बीच में कहना चाहूंगी कि जो बच्चे बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। अगर डाउट्स बने रहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लें। और प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं 24 25 वाले, उनको भी आप देखें, उनसे भी आपकी प्री बोर्ड की और फाइनल पेपर की बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो अब जल्दी से आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कहता है, अ वेक्टर आर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√2 यूनिट्स which makes an angle of, find a vector r of magnitude 3√2 units which makes an angle of pi by 4 pi by 2 with y and z axis respectively। तो ये भी हमारा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस शुरू का ही लंबा दे रखा था इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन, और एल वो रिलेशन वाला, बाकी तो बहुत आसान है। फाइंड ए वेक्टर आर, एक वेक्टर निकालना है। वेक्टर क्या है, किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स पता है एक्स वाई जेड है तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, जो कि डायरेक्शन रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड या डायरेक्शन कोसाइंस को। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3√2 है और वो वाई और जेड के साथ एंगल दिखा रहा है लेकिन एक्स के साथ एंगल नहीं दिखा रहा। अल्फा बीटा गामा, हमें अल्फा तो पता नहीं है कितना है लेकिन हमें बीटा पता है पाई बाय 4 है, हमें गामा पता है पाई बाय 2 है। तो एल तो हमारा होता है कोस अल्फा, एम हमारा होता है कोस बीटा, यानी कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन उस डायरेक्शन में कोस बीटा हो जाता है। तो ये हो गया कोस पाई बाय 4 यानी कि 1/√2, और एन हमारा हो जाएगा कोस गामा यानी कि कोस 90, कोस 90 हो गया 0। अब हमें ये पता है कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर कितना होता है, 1 होता है। एल स्क्वेयर एम की वैल्यू 1/√2 स्क्वेयर करोगे तो 1/2 और 0 इज इक्वल टू 1, तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 आ गया। तो जो एल की वैल्यू है, जो एल की वैल्यू है हमारी वो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√2। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया हो तो अब आपकी जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दे रखी है कि कोई भी पॉइंट है पी, मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो हमारा जो वेक्टर होता है वो ये होता है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और ये जो मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है वेक्टर आर का, जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो हमें 3√2 दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बेसिक आपको याद दिला रही हूँ, इस तरह का क्वेश्चन मतलब है नहीं बुक में आपके लिए। अगर मुझे इसको यूनिट वेक्टर बनाना हो, सिर्फ मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ कि एकदम आपको ये ना लगे कि मैंने सीधा आंसर बता दिया। अगर मैं इसको दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दूं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय आर, तो ये यूनिट वेक्टर आर बन जाता है और ये बन जाता है एक्स बाय आर वाई बाय आर एक्स बाय आर आई, एक मिनट, एक्स बाय आर आई वाई बाय आर जे, आर भी लिख सकते हो मोड आर भी लिख सकते हो, एक्स बाय आर आई वाई बाय आर जे और जेड बाय आर के, जो कि आपका हो जाता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, या आप इसको कह सकते हो कोस अल्फा आई कोस बीटा जे और कोस गामा के। इस रिजल्ट की हेल्प से अब आप इस रिजल्ट को लेंगे कि आप इसको और ये जो हमारा यूनिट वेक्टर आर है इसको यहाँ आप कंपेयर करें, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करोगे कि ये देखो एक्स बाय आर हमारा कोस अल्फा होता है, या इन अदर वर्ड्स मैं कह सकती हूँ कि एक्स की वैल्यू आर कोस अल्फा होती है। तो आर हमारा कितना है, ये मैग्नीट्यूड 3√2। अब यहाँ दिक्कत आएगी कोस अल्फा यानी एल की, जो एल की है वो दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि हमें नहीं पता कि एंगल एक्यूट है ऑब्ट्यूज है क्या है।
एल की ये दोनों वैल्यू, कोस अल्फा की ये दोनों वैल्यू आपको लेनी पड़ेंगी। एक बार आप प्लस की वैल्यू लोगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। और दूसरे केस में जब आप नेगेटिव वैल्यू लोगे तो ये माइनस का 3 आएगा। एक्स की ये दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। वाई हमारा होता है आर कोस बीटा, आर है 3√2 और कोस बीटा और कोस गामा भी एक ही बार में देख लो। अब यहाँ कोस बीटा 1/√2 है और कोस गामा 0 है, तो कोस बीटा 1/√2 है, तो ये कट के 3 आ जाएगा। और जेड की वैल्यू है आर कोस गामा यानी आर इंटू 0 यानी 0। तो बच्चे एक बार मैं अंडरलाइन कर दूं तो x की तो ये दो वैल्यूज आ रही है, ये पहली वैल्यू और ये दूसरी, ये y की आ रही है और ये z की। अब आपने अपना वेक्टर r जो बनाना है वो दो वेक्टर बनेंगे, xi प्लस yj प्लस z के। एक बार बनेगा 3i प्लस 3j प्लस 0 यानी कि केवल 3i प्लस 3j एंड वही आर में जब माइनस का 3 यूज करोगे तो -3i प्लस 3j। इन दोनों आंसर्स को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो कि प्लस माइनस 3i प्लस 3j। क्लियर है? ये यहाँ ये ध्यान रखना कि ये प्लस माइनस केवल इसी पर है, तो ये थोड़ा सा अलग था आपका। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल आपने बेसिक से वेक्टर किया है तो कोई मुश्किल नहीं थी। वेक्टर का आपको यहाँ पर वेक्टर का दे रखा था आपको मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा था यहाँ, और एक्स और वाई और जेड के साथ एंगल दे रखे थे, तो एल स्क्वायर वाला रिजल्ट यूज करके हमने जो है एल की वैल्यू भी फाइंड कर ली और इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमने वेक्टर की इसकी वेक्टर की वैल्यू हमने निकाल दी कि वो वेक्टर क्या है, वेक्टर निकाल दिया हमने। ये था बच्चे आपका कंप्लीट सेक्शन सी। जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन के सॉल्यूशन में, तब तक आप इन्हें देखिए और प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक यू।